नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 11:05 पर कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति और फिर सीएम योगी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे यानी 11:35 पर चौधरी हरमोहन सिंह पैरा मेडिकल साइंस पहुंचेंगे राष्ट्रपति। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होगा और इसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति। गुरुवार को HBTU के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो 2 दिन का राष्ट्रपति का ये दौरा और इस दौरान कई कार्यक्रम राष्ट्रपति के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी बेहद जोर शोर से चल रही है। मंगलवार को सीएम योगी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्टों में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहां से पहली उड़ान उड़ेगी। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। इसके अलावा 5 साल में 6 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट भी लगेगी। तो विकास के रास्ते में जेवर एयरपोर्ट मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के लिए साबित होगा। और यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं 25 तारीख को, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने इसके आसपास के एरिया जेवर एयरपोर्ट में जहां पर काम चल रहा है उसका जायजा लिया। नवंबर का दिन नोएडा के आसपास का सबसे बड़ा दिन होगा। नोएडा को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात देंगे। ये कार्यक्रम यूपी सरकार और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम होगा। इसीलिए सीएम योगी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते। वो मंगलवार शाम को जेवर पहुंचे, जहां अफसरों के साथ पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान योगी के साथ यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है तो कुछ लोग अनकल बयानबाजी करने लगते हैं। वो इस प्रोजेक्ट का श्रेय लेने की कोशिश करने लगते हैं। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीजें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। इतने बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी तो एसपी और बीएसपी इससे अपने शासनकाल का विजन होने का दावा करते दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से पवन गौड़ा और हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।
और मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के समीकरण भी अब नए से दिखने लगे हैं, क्योंकि एक चेहरा उस पार्टी का है जिससे चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है और दूसरा जाटलैंड में गहरी पैठ रखने वाला। तो अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इससे तस्वीर काफी बदल सकती है। और खबर यह भी है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2 घंटे तक उनकी बातचीत चली है। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बढ़ते कदम। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हुआ है, तो वहीं 6 सीटों पर समाजवादी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की अभी खबर है। और अब अगर राजनीतिक समीकरणों को समझे तो अखिलेश के लिए गठबंधन बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 20 सीट ऐसी हैं जहां पर जाट वोट बैंक का दबदबा है और किसान आंदोलनों में उत्तर प्रदेश में शामिल ज्यादातर किसान इसी समुदाय से आते हैं और इनके बीच रालौत की पैठ पहले से ही रही है। अजीत सिंह की कोरोना से हुई मौत के चलते जयंत के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। ऐसे में एसपी को इसका फायदा मिल सकता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच राजधानी लखनऊ में हुई मुलाकात पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। महेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 में भी जनता उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएगी। देखिए, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और उपचुनाव, पंचायत चुनाव, सभी चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। योगी और मोदी के साथ उत्तर प्रदेश का जनता जनार्दन है। जिस तरीके से हम लोगों ने 2014 जीता, 17 जीता, 19 जीता, उपचुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी हम 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलेगा और फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश और जयंत के मिलने से कोई फर्क नहीं किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। और कानपुर में एसपी नेता और पार्षद अर्पित यादव की बर्रा थाने में तैनात दरोगा के साथ नोकझोंक देखने को मिली है। अर्पित यादव दरोगा से कह रहे थे कि तुम झंडा नोचोगे, हम तुम्हारे बिल्ले नोचेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को लेकर सपा नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर विरोध किया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपनी सियासी जनाधार को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीएसपी ने अब अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को जनता के बीच लाने का काम किया है और दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का प्लान भी बनाया है। मायावती ने कहा कि अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है, जिससे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और सहारनपुर में भाजयुमो के युवोत्थान कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासनकाल में हुए मुंबई के 26/11 वाले आतंकी हमले को लेकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में उस वक्त इच्छा शक्ति की कमी थी।
हमारी मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया कि भारत की ओर देखने वालों को कैसे जवाब दिया जाता है। शायद उनमें ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी या इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में अलग देखने को मिला। उरी हो, पुलवामा हो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत को हल्के में कोई नहीं ले सकता है। उस समय कांग्रेस के और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन आज देश ही नहीं दुनिया मानती है कि भारत ने जहां एक और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का काम किया है, तो वहीं पर भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो भी समय समय पर बताने का काम किया है। और बहराइच में कलयुगी पिता को पास्को एक्ट के कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दरअसल दोषी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 2 वर्षों से घिनौनी हरकत कर रेप को अंजाम दिया। मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ 3 महीने पहले पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पॉस्को एक्ट की कोर्ट ने 3 महीने में सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। मामला सुजौली थाना क्षेत्र का है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। 98 रुपए की गिरावट, जबकि चांदी 1257 रुपए सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 103.97 पर कर रहा है कारोबार, जबकि डीजल 86.67 पर पहुंचा।